मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, दवा वितरण केंद्र और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही मरीजों और तीमारदारों से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं निजी अस्पतालों के समकक्ष बेहतर और भरोसेमंद बनाई जाएं तथा दवाओं, जांच और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में पारिवारिक विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जिसमें 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद बहू ने अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर पति और सास पर हमला करवा दिया। जानकारी के अनुसार प्रसन्नजीत शाह का विवाह 4 साल पहले काशीपुर निवासी सुरभि से हुआ था। शादी के बाद से ही घर में विवाद चल रहा था। मंगलवार आधी रात के आसपास झगड़ा बढ़ने पर सुरभि ने मायके से 5 लोगों को बुलाया। आरोप है कि सभी ने मिलकर प्रसन्नजीत और उनकी मां संध्या शाह के साथ मारपीट की। हमले में 70 वर्षीय संध्या शाह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वो लोग आए थे, मतलब मैं सो रहा था। उसके बाद वो लोग आए, 4-5 लोग अचानक मेरे पे हमला किया है और मम्मी को भी उसमें मतलब वो क्या उनको भी मारा है। सोनू के ससुराल वाले आके सास, शादी और क्या कहते हैं उसके साला और 2 लड़के और आए थे। आके सोनू को बहुत मारा, उसकी मम्मी को मार के कमरे में बंद करके फिर बाहर निकल के सोनू को भी मारा बहुत। दिनेशपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 1 बजे के आसपास कि 2 मियां बीवी में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद जो बीवी है उन्होंने अपने मायके वाले लोगों को बुलाया और जो अपने हस्बैंड की और सास की पिटाई की। जो सास थी उनको यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में लेके जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। हरिद्वार से बड़ी खबर है। 260 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। आम के बाग में प्रतिबंधित मांस का कटान किया जा रहा था। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम सजनी में 15 साल नाबालिग लड़की की शादी हरियाणा के 27 साल के युवक से कराई जा रही थी। सूचना मिलने पर आईएसडी परियोजना निदेशक बिंदुवासिनी एनजीओ टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने लड़की का आधार कार्ड देने से इनकार किया। इसके बाद टीम ने स्कूल से मार्कशीट प्राप्त की, जिसमें लड़की की उम्र 15 साल 11 महीने पाई गई। पुलिस और एसओजी टीम ने बारात को वापस लौटाया और नाबालिग को कस्टडी में लेकर 1 स्टॉप सेंटर में भेज दिया। मौके पर मौजूद लोगों को नाबालिग विवाह में शामिल न होने की चेतावनी भी दी गई। तो शाम को जब मैं पहुंची तो पूरी जब जानकारी मैंने जुटाई और पता किया तो बालिका का जन्म तिथि आई तो उससे पता चला कि वो 20 मार्च 2010 है और लड़की अभी पूरे 16 वर्ष की भी नहीं हुई है। तो जब मैंने ये सारी बातें उन लोगों को बताई तब जा करके हम लोगों ने कहा ये हम शादी नहीं होने देंगे। और जो वर पक्ष था उसका पता किया तो वो लगभग 27 वर्ष का लड़का था। हरिद्वार के बहादुरपुर चटगांव में कुछ दबंगों ने विजिलेंस की टीम के साथ धक्का मुक्की कर दी। बुधवार की सुबह बिजली चोरी की शिकायत पर विजिलेंस की टीम पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने की कार्रवाई के लिए पहुंची हुई थी। इस दौरान कुछ दबंगों ने पहले टीम को धमकाया और फिर हाथापाई भी की। घटना का वीडियो भी सामने आया, इसमें कुछ लोग आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एसएसपी का पूरे मामले पर कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित लोगों की ओर से तहरीर दिए जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कल की टीम आई थी, इसमें रानीपुर थाने से उनकी मदद के लिए पुलिस बल दिया गया था। तो बहादुरपुर जट विलेज में जैसा जानकारी में आ रहा है कि टीम के साथ धक्का मुक्की हुई है और उसमें इन हैंडल वालों से हम संपर्क में हैं और जैसे इनसे तहरीर मिलती है इसमें मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में स्थित मछली मार्केट रोड पर गंगवार जनसेवा केंद्र में फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने का भंडाफोड़ हुआ है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में एसटीएफ कुमाऊं और ट्रांजिट कैंप पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी चेतन कुमार को गिरफ्तार किया। वो मोबाइल ऐप के जरिए फोटो, नाम और पता बदलकर फर्जी आधार, पैन और शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाता था, जिनका उपयोग सिडकुल क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए किया जाता था। छापेमारी में 40 फर्जी आधार, 53 पैन कार्ड, कूटरचित अंक तालिकाएं, कंप्यूटर, प्रिंटर और बायोमेट्रिक स्कैनर बरामद हुए। भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड तथा फर्जी पैन कार्ड और फर्जी अंक तालिकाएं बरामद हुई है तथा कुछ डिजिटल प्रतियां भी इसमें बरामद हुई है और भी कंप्यूटर सिस्टम्स और बाकी सिस्टम्स जो है कीबोर्ड वगैरह, माउस और ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। उत्तराखंड में जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। कई जिलों के बाद आज देहरादून में भी यह धमकी मिली है। देहरादून जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराकर चेकिंग अभियान चलाया। कैंपस में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अब तक कई जिलों में इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। इसके बाद पूरे राज्य में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी जगहों पर जो धमकी भरे ईमेल आए हैं वो तमिल टाइगर्स और आईएसआई के नाम से भेजे गए हैं। ये पिछले 3 दिनों में लगातार जिस प्रकार से मेल के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, जो पहले उत्तरकाशी, नैनीताल और अब इधर भी आई है, तो इसके पीछे के जो मॉड्यूल है उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। जल्दी जिसके द्वारा ये सूचना फ्लैश की गई है उस पर भी हम लोग आगे क्या कार्रवाई की जानी है उसमें एसटीएफ के माध्यम से, एसटीएफ के साथ सहयोग से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 1000 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल स्थापित सौर क्षमता 1027.87 मेगावाट से ज्यादा हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित ऊर्जा विजन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से सौर ऊर्जा को जन आंदोलन का रूप मिला है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। ग्राउंड माउंटेड रूफटॉप, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कॉमर्शियल नेट मीटरिंग और सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट जैसे प्रयासों से ये उपलब्धि संभव हुई है। वन विभाग ने फायर सीजन के मद्देनजर प्रदेश भर में फायर फाइटिंग का मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा है। देहरादून मुख्यालय से प्रदेश के सभी वन प्रभागों में एक जगह जंगल में आग लगने के फायर पॉइंट जारी किए गए हैं और उसके बाद रेस्पॉन्स टाइम और तैयारियों को चेक किया गया। हरिद्वार में भी फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग ने आगामी चुनौतियों के लिए कमर कस ली है। बुधवार को वनाग्नि से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र मनसा देवी मंदिर के आसपास की पहाड़ियों पर मॉक ड्रिल की गई। जोशीमठ में वन विभाग ने मॉक ड्रिल की, जिसका मकसद जंगलों में आग के दौरान रेस्पॉन्स टाइम को कम करना और जान माल के नुकसान को न्यूनतम करना था। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन और वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर पर मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में जंगलों में लगने वाली आग से निपटने की तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें मौजूद रहीं। विकासनगर में भी फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग ने जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में वन विभाग ने अपनी तैयारियों को परखा। कालसी रेंज में आयोजित मॉक ड्रिल में वन विभाग सहित दूसरे विभागों के साथ स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हुए। अल्मोड़ा में भी वन विभाग ने जंगलों में आग बुझाने को लेकर मॉक ड्रिल की, जिसमें वन विभाग के साथ आपदा की टीम, एसडीआरएफ ने हिस्सा लिया। नैनीताल में भी मॉक ड्रिल की गई। पाइंस में वनाग्नि को लेकर वन विभाग, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल संस्थान के साथ सभी विभाग ने फायर कंट्रोल मॉक ड्रिल की और तैयारियों को परखा। पिथौरागढ़ में फॉरेस्ट फायर को लेकर वन विभाग ने एक मॉक ड्रिल की। जंगलों में आग पर काबू पाने के बारे में भी मौजूद लोगों को बताया गया। उसको मत चलाओ ना।
इस बार सर्दियों में बारिश कम होने से जंगल के धधकने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में वन विभाग ने कमर तो पूरी तरह कस ली है, लेकिन जंगलों की आग पर काबू आसानी से पाया जा सकेगा, इस पर अभी भी संदेह बना हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में फॉरेस्ट फायर की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। इन चारों जिलों में चीड़ के जंगल बहुत अधिक हैं। ऐसे में जंगलों में आग चिंगारी कब शोला बन जाए कोई नहीं जानता। सर्दियों में हुई कम बारिश ने फायर सीजन की चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। बीते सालों में भी कुल कुमाऊं में नॉर्थ रेंज में फॉरेस्ट फायर की कई घटनाएं हुई। बीते 2 सालों में कुल 676 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ा था। सर्दी में जो बारिश होती थी वो कम हुई है। इससे यह होगा कि जंगलों में जो आग है जो गर्मियों में लगती है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और इससे न केवल जो लोग रहते हैं उसके आसपास जंगलों के उनको नुकसान होगा, किंतु जो वन्य जीव है मुख्यतः सबसे ज्यादा नुकसान उनको हो सकता है। वन विभाग इस बार फॉरेस्ट फायर पर काबू पाने का दावा कर रहा है। विभाग ने नॉर्थ जोन में 269 क्रूज स्टेशन बनाए हैं, जबकि 5 मास्टर कंट्रोल रूम भी पूरी तरह तैयार हैं। यही नहीं, चारों जिलों में 1181 फायर वॉचर भी तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके अभी भी वन दरोगा, वन रक्षक और डिप्टी रेंजर के कई पद इन जिलों में खाली पड़े हैं। फॉरेस्ट फायर पर काबू पाने के लिए साधनों का होना जरूरी है। बावजूद इसके वन महकमा कई पदों को भर नहीं पाया है। और वनाग्नि की दृष्टि से काफी संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इसमें चीड़ बहुल्य वन यहाँ पे हैं। तो इसको देखते हुए काफी वृहद स्तर पर इसमें जो तैयारियां हमारे द्वारा की गई हैं, इसमें हमारे जो फायर लाइन्स वगैरह हैं उसकी ऑलरेडी सभी वन विभागों द्वारा उसको क्लियर कर लिया गया है। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही इस बार फॉरेस्ट फायर की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में तय है कि बरसात होने तक वन महकमे की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं लेंगी। अब ये देखना है कि विभाग इस बार अपने दावों पर कितना खरा उतरता है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नरूरखेड़ा, देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-2026 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने देहरादून को विजेता ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन उत्तराखंड के खेल भविष्य की नई शुरुआत है और प्रदेश अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। प्रतियोगिता में 11 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से खिलाड़ियों के खातों में भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर पहली बार 7वां स्थान हासिल किया है। राजमठ स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान के तहत 8 शहरों में 23 खेल एकेडमियां स्थापित की जाएंगी और हरिद्वार में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। खिलाड़ियों को, बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाएं, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। और 11 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं उनके सीधे बैंक अकाउंटों में भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। रमजान शुरू होने से पहले मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की है। सरकार का कहना है कि उनकी कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। बुलडोजर एक्शन से उन लोगों में चिंता बढ़ी है जो सरकारी जमीन पर मदरसे, मजार या अन्य संरचनाएं बनाकर बैठे थे। रमजान गुरुवार से शुरू हो रहे हैं
और इसी बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और मुस्लिम सेवा संगठन ने मुख्यमंत्री धामी से अपील की है कि रोजे के महीने में कार्रवाई रोक दी जाए ताकि समुदाय के लोग परेशान ना हो। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड ने भी अपने स्तर पर रमजान के दौरान किसी तरह की कार्रवाई न करने का फैसला लिया है। सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, कई बार उस सही कार्रवाई के खिलाफ भी लोग बाग माहौल बना देते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो किसी को मौका न मिले मुस्लिम समाज को गुमराह करने का, इसलिए अधिकारी भी थोड़ा संयम बरतें। इस महीने में कोई लाइनअप इधर उधर ना जाए, इसलिए हमने ये निवेदन किया। मैं सरकार को ये अपील करता हूँ, अधिकारियों से ये अपील करता हूँ कि रमजान का पर्व है, लोग रोजे रखते हैं, मोहब्बत प्यार से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं और भूखे रहकर देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। तो अभी किसी भी तरह की किसी कार्रवाई पर ब्रेक लगाएं और यदि कोई कार्रवाई अगर उन्हें करनी भी पड़े तो जो कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग हैं या मौलवी हैं, कम से कम इनको कॉन्फिडेंस में लेके कोई कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। उधर बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर साफ रुख रखती रही है। पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि सरकार की किसी भी कार्रवाई में कोई पक्षपात नहीं हुआ और जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं उन्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, सरकार ने कोई भी अनलीगल कार्रवाई नहीं की। जब कहीं पे कोई जमीन को घेरा जाता है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। नहीं, कार्रवाई गलत के साथ होगी नहीं। गलत भाई, हमने जो मजारें तो हटाई हैं, उस मजारों पे किसी व्यक्ति ने कहा कि मजार मेरी किसी संत की है, उनके यहाँ संत को क्या बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन किसकी मजार है उस तक का तो बोलने का अधिकार होता है ना। वो किस जमीन पर है ये बताने का अधिकार होता है। तो जब सरकारी जमीनें घेरी जाएंगी तो सरकार क्यों नहीं हटाएगी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुस्लिम संगठनों की इस अपील पर क्या फैसला लेते हैं ये आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि सरकारी कार्रवाई ने अतिक्रमण करने वालों में खौफ जरूर पैदा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नैनीताल के बिंदु खत्ता समेत कई ऐसे वन ग्रामों का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। मालिकाना हक की मांग को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। हजारों लोगों की ये हुंकार नैनीताल के उस बिंदु खत्ता गांव से है जहां के लोग आजादी से पहले से अपनी जमीनों का मालिकाना हक मांग रहे हैं। एक के बाद एक सरकारें बदलती चली गई, कई वायदे हुए, लेकिन आज भी बिंदु खत्ता समेत ऐसे वनग्राम हैं जिन्हें मालिकाना हक नहीं मिल सका। एक तरफ तो वन विभाग हमें अपने अतिक्रमणकारियों की सूची में शामिल करता है, दूसरी तरफ अगर उसी लिस्ट को बना करके अगर वो केंद्र को भेजता है तो ये बिल्कुल तर्कसंगत बात नहीं है कि आप एक तरफ तो हमें अतिक्रमणकारी बता करके भेजो और ऊपर से ये उम्मीद करो कि केंद्र हमें जो है उस जमीन पर मालिकाना हक दे देगा। ये कंबाइंड प्रोटेस्ट कर रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी सालों से वादे पे वादे हो रहे हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो अभी तक नहीं लिया गया है। खास बात यह है कि इस बिंदु खत्ता के मालिकाना हक वाले आंदोलन को बड़े राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का भी साथ मिल रहा है। कांग्रेस के नेता खुलकर इस इलाके को राजस्व ग्राम बनाए जाने की पैरवी कर रहे हैं। उन्हें वनाधिकार कानून के अंतर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि का आवंटन किया जा सकता है, स्पष्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर। उत्तराखंड और बिंदु खत्ता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और हर हालत में बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। जाहिर है विधानसभा चुनाव से पहले जनता की ये हुंकार विपक्ष के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, इसलिए विपक्ष के नेता भी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से वर्चुअल माध्यम से चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। महोत्सव को इस बार शीतकालीन कॉर्बेट महोत्सव का रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों से चंपावत को राष्ट्रीय पर्यटन हब बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। सीएम ने बताया कि जिला अस्पताल में 20 करोड़ से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 45 करोड़ का मां पूर्णागिरी रोपवे, 170 करोड़ का ड्राई पोर्ट, 57 करोड़ का साइंस सेंटर और टनकपुर जौलजीबी मार्ग पर 55 करोड़ का
इस्पान आर्च पुल निर्माणाधीन है। सीएम ने कहा कि विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। तो सीएम धामी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। आदर्श जिला बनाने पर काम चल रहा है, साहसिक खेलों का हब बना रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली उद्घाटन के बाद कही। जिला अस्पताल में सीसीयू ब्लॉक बन रहा है, रोपवे ड्राईपोर्ट का भी काम हो रहा है। आदर्श जिला बनाने पर काम चल रहा है। विकासनगर में आज खाटू श्याम धाम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। खाटू श्याम धाम न सिर्फ आस्था का नया केंद्र बनने जा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक नया मार्ग भी खोल रहा है। चार धाम यात्रा मार्ग पर बने इस धाम को ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के कणकण में ईश्वर के वास की मान्यता है। यहाँ के धार्मिक स्थल इस पर्वतीय राज को अलग पहचान देते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली यमुनोत्री चारधाम मार्ग पर हरबटपुर में श्री खाटू श्याम धाम का भव्य निर्माण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम में पहुंचकर विधि विधान से पूजा की और इसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हम सबके अंदर करुणा हो और हम सबके अंदर धर्म के अनुसार कर्म करने का हमेशा भाव हो। बाबा हमेशा धर्म के मार्ग पर चलाए, क्योंकि अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ये मानिए कि जो भी कर्म होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि धर्म कहता है सभी के लिए अच्छा करना है। जो स्वयं को अच्छा लगता है, जो न्याय होता है, उसके अनुसार काम करना है। मंदिर खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे इतना विकास हुआ है और खाटू श्याम मंदिर हमारे प्रदेश में बन गया है। और ये ना यमुनोत्री और गंगोत्री वाला मार्ग है, जो खाटू श्याम की यात्रा जो होती है आस्था मंदिर से और सब जाते हैं। सरकार का धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस है। प्रदेश सरकार हरिपुर में मां यमुना, टोंस और आमलावा नदी के तट पर घाटों के निर्माण को भी गति दे रही है। इसी यात्रा मार्ग के बीच तैयार हुए खाटू श्याम धाम को एक नया आध्यात्मिक केंद्र माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस धाम से न केवल आस्था बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ की जनता, हम सब इतने खुश हैं कि हमें बहुत दूर जाना पड़ता था सेलाकुई, हालांकि इतना दूर नहीं, देहरादून तक तो जाते ही हैं वैसे, पर फिर भी अब तो ऐसा है कि हमें 2 कदम पे हमें खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन होंगे। जो विश्वकर्मा जी हैं, इन्होंने इस मंदिर को 15 महीने में ऐतिहासिक मंदिर बनाया, उत्तराखंड की धरोहर बनाई। ये उत्तराखंड की धरोहर है और इसमें ये समझ लो कि जितने भी उत्तराखंड में मंदिर है उसमें इस मंदिर का नाम अवश्य आएगा। श्याम बाबा के धाम के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है। मंदिर के आसपास व्यापार, परिवहन और स्थानीय सेवाओं से जुड़े रोजगार के नए अवसर बनने शुरू हो गए हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये धाम क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। न्यूज 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। जोशीमठ के उर्गम घाटी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से मां कालिका देवी की पूजा में शामिल होने के लिए भक्त भी पहुंच रहे हैं। 9 महीने तक क्षेत्र भ्रमण करने के बाद माता अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रही है। ऐसे में माता को विदाई और माता के दर्शन देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। संख्या में आए, भगवती के दर्शन करें, भगवती से प्रसाद प्राप्त करें। भगवती सबका कल्याण करेगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। भगवती ने दसोली, जोशीमठ और अन्य क्षेत्र जो है पूरे उत्तराखंड से बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन करने आए। हम सभी से अपील करते हैं कि भगवती का प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य आए।